हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 का फॉरेन ट्रेड, उसका पार्ट 2, जिसमें हम लोग समझने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, देन आफ्टर उसके टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिर फॉरेन एक्सचेंज और उसके टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये सारी कुछ चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट किसको बोलते हैं। तो बच्चों, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक अकाउंट है जहां पे सारे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं, जहां पे सारे मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं। वैसे ट्रांजेक्शन जो ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं और उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड किए जाते हैं। तो जनरली बैलेंस ऑफ पेमेंट में टू साइड्स होती है, एक इनफ्लो होता है और दूसरा आउटफ्लो होता है। इनफ्लो का मतलब पेमेंट और आउटफ्लो का मतलब क्या, इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट और आउटफ्लो का मतलब होता है पेमेंट। ओके, अब इनफ्लो और आउटफ्लो यानी रिसिप्ट और पेमेंट, ये सारे जो ट्रांजेक्शन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है, ये सारे ट्रांजेक्शन कोई डोमेस्टिकली ट्रांजेक्शन नहीं है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए हुए ट्रांजेक्शन है। अब ना ये सारे ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ किए हुए हैं, सो उस ट्रांजेक्शन, राइट, उस ट्रांजेक्शन जहां पर रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो उस अकाउंट को मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद हम लोग समझने वाले कि टाइप्स ऑफ बीओपी, कि बीओपी के टाइप्स कितने हैं। जनरली बीओपी के टू टाइप्स है, बैलेंस बीओपी और दूसरा है अनबैलेंस बीओपी। अनबैलेंस बीओपी में डेफिसिट बीओपी और सरप्लस बीओपी। लेकिन ये टाइप्स ऑफ बीओपी मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट समझा देता हूं। तो बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट किसको बोलेंगे, तो करंट अकाउंट इसको बोलेंगे कि जहां पे मेरी कोई असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही है, असेट्स भी क्रिएट नहीं हो रही है और लायबिलिटी भी मेरी क्रिएट नहीं हो रही है। सो उस टाइप का जो अकाउंट है, उस अकाउंट को मैं करंट अकाउंट बोलूंगा। तो आप सोचोगे सर करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है और कैसे असेट्स और लायबिलिटी हमारी क्रिएट नहीं होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है। तो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वो हम लोग कंसीडर करते हैं, यानी वो इनफ्लो साइड आता है कि हम जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं वो हमारी इनकम है, राइट, उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, इसलिए हम लोग उसे रिसिप्ट साइड नोट डाउन करते हैं। देन दूसरी बात एक एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उससे भी हमें पेमेंट मिल रहा है कि हमें रिसिप्ट मिल रही है, हमें पैसे मिल रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मान लो कि मेरी कोई ट्यूशन की जो सर्विसेज है वो यूएस वाला बंदा ले रहा है। अब मेरी ट्यूशन की सर्विसेज यूएस वाला बंदा ले रहा है, तो वो मुझे पैसे देगा, वो मेरे लिए इनकम होगी, तो वो इनफ्लो साइड आएगा। थर्ड है इन्वेस्टमेंट इनकम। आपने मैंने मिलके हमने फेसबुक कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, राइट। अब फेसबुक कंपनी वाले हम उस शेयर पे डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमने फेसबुक कंपनी के शेयर परचेज किए, तो वो हुआ इन्वेस्टमेंट। वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे जो हमें इनकम मिल रही है वो आएगी करंट अकाउंट में, यानी उसका जो डिविडेंड है वो करंट अकाउंट में आएगा। तो बताओ, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, यहां पे हमें कुछ असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट हुई? आंसर इज नो, यहां पे कोई असेट्स और लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। फोर्थ है यूनिलेटरल ट्रांसफर। आपकी बर्थडे है, आपका कोई कजिन भाई कनाडा में रहता है और कनाडा वाले भैया ने आपके लिए पैसे भेजे, डॉलर भेजे, तो वो भी इनकम ही हुई, तो वो भी किस में आएगा, इनफ्लो साइड, दैट मींस रिसिप्ट साइड आएगा। तो ये हुए करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, इनफ्लो वाले। अब आउटफ्लो वाले कंपोनेंट क्या है, उससे वाइस वर्सा वाली सिचुएशन, जहां पे एक्सपोर्ट है तो वहां पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स आएगा, जहां पे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है वहां पे इंपोर्ट ऑफ सर्विस आएगा, जहां पे इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड हुई है वहां पे इन्वेस्टमेंट इनकम पेड करेंगे। वहां की कोई सिटीजन ने, यानी वहां का सिटीजन है टोनी, टोनी ने क्या किया हुआ है कि रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस किए हुए हैं
अब ना मुकेश भाई क्या करेंगे, मुकेश भाई टोनी को क्या देंगे, टोनी को डिविडेंड देंगे उस शेयर पे, तो इन्वेस्टमेंट इनकम पेड हुआ, यानी वो बोलते हैं उसको आउटफ्लो बोलते हैं। देन आफ्टर यूनिलेटरल ट्रांसफर, जैसे कनाडा वाले कजिन ने आपके लिए कुछ पैसे भेजे थे, तो आप भी कनाडा वाले भैया के लिए कुछ पैसे भेजेंगे, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर हमने पेड किया। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है वो सारे कंपोनेंट्स करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स है। देन दूसरी बात आती है कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो कैपिटल अकाउंट ऑलवेज असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। असेट्स और लायबिलिटी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। तो यहाँ पे यानी इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे असेट्स क्रिएट भी हो रही है और लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है। तो आइए कैसे असेट्स और लायबिलिटी हमारी क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले मान लो कि BMW ने हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे उन्हें कुछ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर ली। तो वो जो लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उन्होंने यहाँ पे कुछ लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, तो यानी क्या हुआ कि भैया असेट्स हमारी क्रिएट हुई, राइट, कि असेट्स क्या हुई, क्रिएट हुई, कि उन्होंने लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे परचेज की हुई है। देन आफ्टर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की वहां की कोई कंपनी ने हमारी कंपनी के शेयर्स ले लिए, यानी वॉरेन बफेट है, मार्क जकरबर्ग है, देन आफ्टर बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, इन लोगों की कंपनी ने हमारी कंपनी के, हमारी कंट्री की कंपनी के शेयर्स ले लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फिर आएगा बोरोइंग। तो बोरोइंग का मतलब है कि हमें मेट्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हमें उसके लिए पैसे चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने जापान से लोन ले लिया। तो अब ना जापान से लोन लिया, तो वो क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। तो कैपिटल अकाउंट असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्रिएट करता है। जैसे उन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, तो हमारे भी लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इट इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे उन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट, हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम भी लाइक क्या करेंगे, उन लोगों की कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे हमने बोरोइंग किया था, अब मान लो कि नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये लोग ना फाइनेंशियल कंडीशन इन लोगों की बहुत अच्छी नहीं है, तो ये लोग इंडिया, चाइना, शार्क कंट्री से पैसे मांगते रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान को हम लोग पैसे नहीं देने वाले हैं, लेकिन मान लो कि पाकिस्तान को हमने पैसे दिए, पाकिस्तान को हमने लोन दी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंडिंग बोलेंगे। जो लैंडिंग, हमने उसको पैसा दिया तो यानी हमारा पैसा गया। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या है, तो नटशेल में समझ ले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लैंडिंग, दीज ऑल आर दी आर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का मतलब ये है कि कैपिटल अकाउंट असेट्स और लायबिलिटी दोनों ही क्रिएट करता है, और जो करंट अकाउंट है वो करंट अकाउंट असेट्स और लायबिलिटी कुछ क्रिएट करता नहीं है। सो ये बात हुई कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट की। अब जब हम लोग बात करने वाले हैं, तो हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बीओपी की। तो बीओपी के दो टाइप्स है, बैलेंस बीओपी और अनबैलेंस बीओपी। अनबैलेंस बीओपी के दो टाइप है, डेफिसिट बीओपी और सरप्लस बीओपी। तो आइए सबसे पहले बैलेंस बीओपी। अब मेरा ये देखो, करंट अकाउंट में इनफ्लो से कुछ टोटल आ रहा है 1000, आउटफ्लो इनफ्लो साइड कैपिटल अकाउंट का टोटल आ रहा है 1500, यानी टोटल मिला के कुछ आ रहा है 2400। सेम हियर, यहाँ पे टोटल पेमेंट हमने किया हुआ है 3200। तो उस बीओपी को क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बीओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड बीओपी बोलेंगे। क्योंकि क्या है कि इनफ्लो इनफ्लो मेरा कितना है 2400 और आउटफ्लो कितना है 3200, यानी यहां पे इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिसिट बीओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डेफिसिट बीओपी। ऐसा भी हो सकता है ना कि इनफ्लो 3200 हो और आउटफ्लो 2400 हो।
तो ना इस बीओपी को हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इनफ्लो ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, पेमेंट कम है, तो इसको बोलेंगे सरप्लस बीओपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरप्लस बीओपी। और ऐसा भी हो सकता है कि इनफ्लो 3200 हो और आउटफ्लो 3200 हो। सो ये जो मेरा जो बीओपी है, ये बीओपी क्या है? ये बीओपी मेरा है बैलेंस्ड बीओपी है। कौन सा बीओपी है? बैलेंस्ड बीओपी है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि बैलेंस्ड बीओपी बोलते हैं। सो दीज ऑल आर दी आर टाइप्स ऑफ द बीओपी कि भाई सरप्लस बीओपी, डिफिसिट बीओपी और बैलेंस बीओपी। ऐसे देखने की तो बेसिक टू टाइप्स है। सबसे पहले कि भाई बैलेंस और अनबैलेंस के दो टाइप्स है, डिफिसिट और सरप्लस। तो ये सारी जो बातें हुई टाइप्स ऑफ बीओपी की, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की बातें हुई। यहाँ पे एक और क्वेश्चंस जन्म लेता है। तो वो जो क्वेश्चंस है, कौन सा क्वेश्चन जन्म लेता है कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब बहुत ध्यान से देखना कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा कुछ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा 100 है और इंपोर्ट ऑफ गुड्स हमारा 200 है। तो शॉर्टफॉल कितने का आया? तो शॉर्टफॉल आया 100 रुपीज का। तो इसको, इस ट्रांजेक्शन्स को इकोनॉमिक टर्म्स में क्या बोलेंगे? ओनली गुड्स। तो इस ट्रांजेक्शन को बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या बोलेंगे? बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन ये जो बीओटी है वो क्या है? डेफिसिट है, क्योंकि एक्सपोर्ट 100 है और इंपोर्ट क्या है? 200। तो ये जो बीओटी है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, तो ये क्या है? डेफिसिट है। तो आप बोलोगे सर कौन सा क्वेश्चन जन्म लेता है? तो जन्म ये लेता है कि डिफरेंस बिटवीन बीओटी एंड बीओपी, ये क्वेश्चन जन्म लेता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तो आइए हम लोग बीओटी और बीओपी के डिफरेंसेस देखते हैं। तो भाई कौन से डिफरेंसेस है? तो सबसे पहला हम लोग डिफरेंसेस देखें। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड की तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशंस देखेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको बोलते हैं? कि जहां पे बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओनली टेंजिबल गुड्स इज रिकॉर्डेड। टेंजिबल गुड्स यानी मैं जिस गुड्स को टच कर सकता हूं उस गुड्स को मैं क्या बोलूंगा? टेंजिबल गुड्स बोलूंगा। ओनली गुड्स के ट्रांजेक्शन्स क्रिएट होते हैं, सो उसको बीओटी बोलते हैं। और बीओपी में टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, कि टेंजिबल यानी जिसको छू सकते हैं और इनटेंजिबल जिसको छू नहीं सकते, यानी सारी सर्विसेज। तो बीओपी में गुड्स और सर्विसेज दोनों ही रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन बीओटी में ओनली गुड्स ही रिकॉर्ड होता है और कुछ रिकॉर्ड होता नहीं है। देन बीओटी में कोई भी टाइप का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता है, यहां पे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं। तीसरा पॉइंट कि आपको मान लो कि बीओटी का परफेक्ट नॉलेज है, बीओटी का परफेक्ट नॉलेज है। सो उस परफेक्ट नॉलेज की वजह से कि आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस नहीं जान सकते हो, लेकिन मान लो कि आपको बीओपी का बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको परफेक्ट नॉलेज है, तो आप किसी भी कंट्री की बीओपी की सिचुएशंस आप क्या कर सकते हो? उसको जान सकते हो। लेकिन बीओटी का परफेक्ट नॉलेज है तो आप नहीं जान सकते हो। बीओटी है वो पार्ट ऑफ बीओपी है, क्योंकि गुड्स जो है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बीओटी। बीओटी बहुत नैरो कंसेप्ट है, क्योंकि ओनली टेंजिबल गुड्स ही रिकॉर्डेड होते हैं। यहां पे टेंजिबल, इनटेंजिबल और सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड होते हैं, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी आपको किसी भी कंट्री का रिलायबल पिक्चर्स प्रोवाइड नहीं करता, उसकी फॉरेन ट्रेड का रिलायबल पिक्चर प्रोवाइड नहीं करता। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको हेल्पफुल करता है कि उस कंट्री का की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, उस कंट्री की फॉरेन ट्रेड क्या है। तो ये सारे पिक्चर्स हमें कौन बताता है? कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है। क्लियर? इजी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि उसका मीनिंग, कि बीओटी का मीनिंग ये होता है कि बीओटी का मीनिंग जहां पे ओनली टेंजिबल गुड्स रिकॉर्डेड होते हैं, बीओपी का मतलब ये होता है कि टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स रिकॉर्डेड होते हैं।
बीओपी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड नहीं होते, लेकिन बीओटी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड नहीं होते, लेकिन बीओपी में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्डेड होते हैं। बीओटी में जो आपको बीओटी का परफेक्ट नॉलेज है, तो आप किसी भी कंट्री की रिलायबल पिक्चर्स नहीं फाइंड आउट कर सकते, लेकिन आपको बीओपी का परफेक्ट नॉलेज है तो उस कंट्री की रिलायबल पिक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बीओटी वेरी नैरो कंसेप्ट है, तो बीओपी वेरी वाइड कंसेप्ट है। बीओटी इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, लेकिन बीओपी इज नॉट पार्ट ऑफ बीओपी। बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी किसी भी कंट्री की रिलायबल पिक्चर्स नहीं प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज उस कंट्री की रिलायबल पिक्चर्स प्रोवाइड कर सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है तो उस कंट्री की फॉरेन ट्रेड क्या है, उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, ये सारी चीजें आप लोग बीओपी से जान सकते हो। तो ये बात हुई बीओपी। अब ये सारी कुछ बात हो गई और एक लास्ट पॉइंट बीओपी का बाकी है कि भाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो बीओपी के इंपैक्ट कर सकते हैं। तो आइए, बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स है, हम लोग नटशेल में कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले एक्सचेंज रेट। सीधी बात है कि मान लो कि भाई $1 इज इक्वल टू 60, अब हो चुका कि $1 इज इक्वल टू 80, यानी आप जितना भी इंपोर्ट करेंगे तो उसमें आपको पर डॉलर 20 रुपीज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। जितनी भी अमाउंट का आप इंपोर्ट करोगे तो पर डॉलर आपको 20 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा, यानी एक्सचेंज रेट की प्राइस इंक्रीज हो गई तो हो सकता है कि इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाए, पेमेंट की प्राइस पेमेंट साइड इंक्रीज हो जाए, इनफ्लो साइड कम हो जाए, तो हमारा बीओपी जो है वो डेफिसिट में आ सकता है। तो ये पहली बात हमारी क्लियर हो गई। दूसरी बात है प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन होम कंट्री एंड इन अ फॉरेन कंट्री। सीधी बात है कि होम कंट्री में प्राइसेस अलग होती है, क्योंकि होम कंट्री में इतनी डोमेस्टिकली मार्केट में इतनी कंपटीशंस नहीं होती जितनी कंपटीशंस फॉरेन मार्केट में होती है। सो फॉरेन मार्केट में ज्यादा कंपटीशंस होती है तो आपको उसकी प्राइसेस कम रखनी पड़ती है। जब ना आप प्राइसेस कम रखते हो तो क्या होता है कि आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के जो पैसे है यानी रिसिप्ट है वो आपको कम मिलती है, उसके सामने आपका पेमेंट ज्यादा है, तो सीधी बात है कि यहाँ पे बीओपी में उसकी इंपैक्ट आएगी। थर्ड है वेराइटीज एंड क्वालिटी ऑफ ट्रेडेबल गुड्स। अब आपके पास इतनी वेराइटीज नहीं है, इतनी क्वालिटी वाले गुड्स नहीं है, तो आपके पास इतनी वेराइटीज नहीं, इतनी क्वालिटी वाले गुड्स नहीं है, तो आप क्या करोगे, कम एक्सपोर्ट करोगे और एक्सपोर्ट आपको यहाँ पे बहुत कम होगा, तो सीधी बात है कि इंपोर्ट आपका ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो आपकी बीओपी में उसकी इंपैक्ट आने ही वाली है। देन थर्ड, इनएविटेबल इंपोर्ट्स, कि इंडिया जैसी कंट्री उसको 30% ऐसे गुड्स है वो कंपलसरी इंपोर्ट करने पड़ते हैं, जिसमें डिफेंस आ गया और ऑटोमिक एनर्जी और कुछ चीजें आ सकती है। तो इनएविटेबल इंपोर्ट्स जो कंपलसरी इंपोर्ट्स है कि जहां पे आपकी कंट्री के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपकी कंट्री में बना सको, राइट तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं इंडिया की बात बताऊं तो इंडिया में डिफेंस और क्रूड ऑयल ये है इनएविटेबल इंपोर्ट्स। इंडिया एवरी ईयर 70% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करता है और इंडिया के पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि उस क्रूड ऑयल को कम कर सके और क्रूड ऑयल की डिमांड को कम कर सके। इसलिए इंडिया को ऑलवेज सऊदी की कंट्री से और यूरोपियन कंट्री और यूएस की कंट्री पे डिपेंड रहना पड़ता है, यूएस पे डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई हमें क्रूड ऑयल दो। सो उस केस में इंपोर्ट आपका ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम है, तो बड़ा ऑब्वियस है कि बीओपी जो है वो चेंज होने ही वाला है। देन लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही जरूरी है। मान लो कि किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही लो है, उसके पास इनफ्लो बहुत ही कम है और इंपोर्ट बहुत ही ज्यादा है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं है तो वो कंट्री कुछ एक्सपोर्ट नहीं करेगी और वो कंट्री एक्सपोर्ट नहीं करेगी तो बट ऑब्वियसली कि बीओपी में उसका चेंजेस आने ही वाला है। देन नेक्स्ट है लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। मान लो कि काफी सारी कंट्रीज ने कुछ एम्बार्गो लगा दिए, कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए,
सो उस लीगल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं और इंपोर्ट उनका ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट ज्यादा, तो बीओपी पे इंपैक्ट आएगी। एंड लास्ट कि किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी कुछ सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से वो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते और इंपोर्ट भी नहीं कर पाते, तो बट ऑब्वियसली कि उनकी बीओपी में वो चेंजेस आएंगे। तो कौन सी वजह से बीओपी में चेंजेस आते हैं, तो एक्सचेंज रेट, देन आफ्टर प्राइस ऑफ ट्रेडेबल गुड्स इन अ होम कंट्री एंड फॉरेन कंट्री, वैरायटी एंड क्वालिटी ऑफ द ट्रांसफरेबल गुड्स, इनएविटेबल इंपोर्ट्स जहां पे कंपलसरी इंपोर्ट्स हमें करना पड़ता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है क्रूड ऑयल, देन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, एंड लास्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। अब मान लो कि ये जो सारे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट किसी भी कंट्री के साथ बहुत कम है, किसी कंट्री के साथ मैच नहीं हो रहे हैं, तो उस कंट्री के बीओपी की उसमें चेंजेस आने वाले हैं, वो 110% श्योर है। तो ये तो बात हुई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीओपी की बात हुई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं क्या, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करने वाले, क्या बात करने वाले हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करने वाले। अब जनरली मैं आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बता दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट किसको बोलते हैं। तो आपने यूएस और यूएस डॉलर की प्राइस आपने देखी होगी, आपको पता होगा कि भाई $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, 70 रुपीज, ये कुछ सारी बातें आपको पता है ना, कि नहीं पता है, आपको ये सारी बातें पता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने के लिए जाए कि किसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, एज अ लेमैन कंसेप्ट में मैं आपको बता दूं कि भाई इसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, द रेट एट विच द करेंसी द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर करेंसी, इट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि मान लो कि $1 इज इक्वल टू 60, यानी आपको 60 रुपीज देने पड़ेंगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, $1। सो इट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सचेंज रेट बोलेंगे। तो क्या है एक्सचेंज रेट की डेफिनेशंस, तो ध्यान से देखो, एक्सचेंज रेट की डेफिनेशन है द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री, यानी इंडिया की जो करेंसी है वन कंट्री, कैन बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ अनदर कंट्री, यानी हम लोग डॉलर में उसको कन्वर्ट करने वाले, राइट, इज नोन एज द एक्सचेंज रेट, यानी $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज, यानी मुझे डॉलर चाहिए, $1 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 60 रुपीज दूंगा तब जाके मुझे $1 मिलेगा। सो इट इज नोन एज द एक्सचेंज रेट, तो उसको हम लोग एक्सचेंज रेट बोलेंगे। नेक्स्ट बात है अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन, बहुत ही सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बहुत लेमैन कंसेप्ट में समझा देता हूं तो आपको इजी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि आप कल सुबह उठे और आपको पता चला कि डॉलर की प्राइस $1 इज इक्वल टू 1000 हो चुका है, $1 इज इक्वल टू 1000। पहले कितना था, तो $1 इज इक्वल टू 60 था, नाउ डेज $1 इज इक्वल टू 1000 हो चुका। अब बहुत ध्यान से देखना कि $1 60 था, अब कितना है कि $1 इज इक्वल टू 1000। तो उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो डेप्रिशिएट होती है, यानी हमारा जो रुपीस है वो डेप्रिशिएट होता है। काफी बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि हमारा जो रुपीस है वो डे बाय डे डेप्रिशिएट होता जा रहा है, यानी उसका मतलब ये है कि डे बाय डे डॉलर की जो वैल्यू है वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। सो $1 इज इक्वल टू 60, नाउ डेज $1 इज इक्वल टू 1000 है, तो डोमेस्टिक करेंसी हमारी डेप्रिशिएट होगी।
तो उसकी इंपैक्ट क्या आएगी? तो उसकी इंपैक्ट आएगी बच्चों कि हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये बात हुई डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट की बात हुई। अब मान लो कि $1 इज इक्वल टू 1000 है, ऐसा मान के चलो कल सुबह उठे और आपको पता चला कि $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हो चुका, यानी $1 इज इक्वल टू 1 रुपीज हो चुका, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? अप्रिशिएट हुई। जब ना डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होती है तो उसकी इंपैक्ट क्या आती है? इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये बात हुई अप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन की बात हुई। और लास्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या है? टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। सो जनरली बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो बच्चों ये जो है बहुत पुराने जमाने का है, आपके दादाजी के टाइम का है। फिक्स एक्सचेंज रेट में बच्चों क्या होता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट में यहां पे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, कंट्री की जो सेंट्रल बैंक होती है, यानी हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक कौन सी है? तो हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है आरबीआई। वो हमारी करेंसी की प्राइस क्या करेगी? प्राइस डिसाइड करेगी। यानी कंट्री की गवर्नमेंट और उसकी जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री की करेंसी की प्राइस डिसाइड करते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसको बोलेंगे? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में बच्चों ऐसी बात है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट ऑलवेज डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे डिपेंड है। अब मान लो कि डिमांड और सप्लाई, अब फॉर एग्जांपल कि $1 इज इक्वल टू 60, अब $1 इज इक्वल टू हो चुका है 70। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, इसलिए डॉलर की जो प्राइस है वो प्राइस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, कि सामने उसकी सप्लाई नहीं है। अब मैं जिम्बाब्वे की करेंसी ले लूं, मुझे उसकी करेंसी पता नहीं कितनी है, पर इतनी पता है कि भाई $1 इज इक्वल टू उसकी करेंसी कुछ मान लेते कि 1 लाख रुपीज है। $1 इज इक्वल टू क्या है कि 1 लाख रुपीज है। अब ना $1 इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज, तो जिम्बाब्वे की करेंसी की डिमांड क्या है कि डिमांड बहुत ही कम है। तो डिमांड कम है बिकॉज क्या है कि उसकी सप्लाई बहुत ही ज्यादा है। तो डिमांड कम, सप्लाई बहुत ज्यादा है। तो ऑलवेज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है वो किस पे डिपेंड होता है? कि मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड होता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे होता है। जिसकी डिमांड ज्यादा और उसकी सप्लाई कम, उसकी प्राइसेस ऑलवेज क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जिसकी डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा, तो उसकी प्राइसेस क्या होगी? उसकी प्राइस डिक्रीज होगी। तो ये हुआ टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट। तो आइए देखते हैं कि हमने कितनी बातें इस लेक्चर में हमने किया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन सी बात की। तो इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हमने देखा कि डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होता है तो क्या होता है, और डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट होता है क्या होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट भी देख लिया। फिर हमने डेप्रिशिएशन अप्रिशिएशन का मीनिंग भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट देख लिया। और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ बीओपी, देन आफ्टर हमने देखा कि अकाउंट्स ऑफ बीओपी, देन हमने बीओटी बीओपी का डिफरेंस देखा और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बीओपी। ये कुछ सारी बातें हमने इस लेक्चर में समझ ली है। आपको किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर हमें ये डाउट है, तो मैं आपको उस डाउट को पर्सनली मैं आपको क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।